introduction. नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी और आज यूनियन बजट 2024-25 जो है वो पेश किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सदन में इस बजट को रखा है। संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश किया है। इस बजट में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। मोदी सरकार ने 7,75,000 का जो टैक्स स्लैब है वो यहाँ पर रखा है और ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है, इन सब चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाएं, सोना चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों के लिए भी मोदी सरकार कई सारी बड़ी योजनाएं लेकर आई है। वहीं केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराने के लिए एक स्कीम शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपये हर महीने इंटर्नशिप स्टाइपेंड और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। ये तमाम बातें जो हैं वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट संबोधन में बताई हैं और टैक्स स्लैब में भी कुछ यहाँ पर जो है वो चेंजेस किए गए हैं। और इस बार जो विकसित भारत का संकल्प यहाँ पर दिखाया गया है, युवाओं की बात यहाँ पर की गई है, महिलाओं की बात की गई है, गरीब और किसानों की बात की गई है। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर फोकस है सरकार का, ये दिखाया गया है। और आपको बता दें कि ईपीएफओ में नए पंजीकरण पर फोकस यहाँ पर बजट में देखने को मिला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज पर जोर दिया गया है। 2 करोड़ युवाओं को डीपीटी से फायदा दिया जाएगा और 25,000 छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करेंगे, ये भी संकल्प रखा गया है। This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. तो पूर्ण बजट यहाँ पर पेश किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ये बजट है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया गया है। और आपको बता दें कि 7वीं बार उन्होंने सदन में ये बजट पेश किया है और कई ऐसे सेक्टर
और इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, दिगंबर नेगी जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी, पहले आपका एक्सपर्ट कमेंट जानेंगे। जो बजट है, अगर इसे फरवरी में जो इंटरिम बजट पेश हुआ था उससे कनेक्ट करके देखें तो किस तरीके का ये बजट आपको लगता है? दिव्या जी, अगर मैं इस बात को कहूँ तो एक बहुत क्लियर है कि फरवरी में जो इंटरिम बजट आया था उस समय बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था और उस बजट को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में उन्होंने एक इंटरिम बजट को इस तरह से रखा था कि आने वाले समय पे हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी में आएंगे बीजेपी, और जो भी हमारा एक रोड मैप है उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली चलेंगे। लेकिन इवन अगर आप ये देखें कि जब इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है पूरा बजट तैयार हो गया था और उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो उसके बाद बजट में बहुत सारी चेंजेस किए गए जो आज देखने को मिले जी। जो पहले हम कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि बीजेपी गवर्नमेंट लेड जो प्रधानमंत्री हैं और सीतारमन जी जो हैं, जिस तरह का उन्होंने जो रोड मैप जो बना रहे थे उससे कहीं ना कहीं बजट जो थोड़ा सा ड्रेल होगा या उसमें कुछ और एडिशनल ऐसी बातें आएंगी कि जो है डेवलपमेंट में या कुछ मतलब स्ट्रांग डिसीजंस जो है लेने की बात कही है। जहाँ तक बात है, अगर आप ये देखो कैसे क्लियर कट होता है, अगर आप ये देखें कि जो भी आने वाले समय पे जहाँ भी इलेक्शंस होने वाले जैसे महाराष्ट्र में जी। और आपका हरियाणा में, और वहाँ पे महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की कोएलिशन गवर्नमेंट है, हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन जिस तरह का जो है माहौल बना है उस माहौल से ये लगता है कि उन्होंने अपने बजट में कुछ प्रावधान इस तरह से करे हैं जिसे हम कहते हैं पॉपुलिस्ट मेजर जो उन्होंने लिए हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं आपको बजट में दिखता है। जैसे उन्होंने युवाओं के ऊपर फोकस किया, युवाओं को जो है कुछ नई जो है कॉर्पोरेट उसमें जो है उन्होंने बोला कि अगर वो किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं तो हम उनको जो है कुछ पैसा देंगे या मतलब इनिशियल कुछ उनको मदद करेंगे, या उन्होंने बोला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स CSR जो फंड है उसको इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए कि युवाओं को रोजगार मिले। तो वो कितना होता है, मुझे जो लगता है कि ये चीजें बड़ी किस तरह से होंगी, ये थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशंस हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट में ये बात आप करेंगे और किस तरह से इसको एक सिस्टम इसका बनाएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो अगर आप ये देखें कि जहां रूरल पे, क्योंकि रूरल कंजम्पशन और रूरल डिमांड कम है, वहां पे उन्होंने फोकस करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत अच्छा है। और जिस तरह इकोनॉमी सर्वे में आया है कि रूरल में कंजम्पशन और डिमांड कम है, तो उस वजह से क्या है कि टोटल इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो है रूरल जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसका भी जो इम्पैक्ट जो है हमारे पूरे जो है इकोनॉमी पे आता है, तो उस पे भी जो उन्होंने फोकस करा है और करीबन 1,52,000 करोड़ का उन्होंने प्रावधान करा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि बिकॉज अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, उसमें जैसे उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% था इक्विटी के ऊपर, वो 20% कर दिया है। जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था वो उन्होंने 12.5% कर दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इक्विटी मार्केट जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत है आफ्टर कोविड, वो उस हिसाब से जो है उस पर कुछ अंकुश लगाने की कोशिश की और वहां से टैक्स जो है करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि कुछ जो डेरिवेटिव्स जो ऑप्शन और ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसको पे भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी उन्होंने बढ़ाया है। तो ये कुछ प्रावधान है, लेकिन मुझे जो सब कुछ ये मिला के लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसको पॉपुलिस्टिक और एक पॉलिटिकली इंड्यूस्ड बजट जो है बनाया है। और इसमें अभी तो क्योंकि बहुत सारे डेटाज नहीं आए हैं, तो उस हिसाब से ये लगता है कि आने कल जो कुछ क्लियर कर जो डेटाज आएंगे उससे पता लगेगा कि किस तरह का बजट जो है इसका इम्पैक्ट आएगा, क्या उन्होंने जो है पर्टिकुलर किस सेक्टर में कितना जो है उन्होंने एलोकेशन करी है। बिल्कुल दिगंबर नेगी जी, जैसे कि राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा है, एक पॉपुलिस्ट बजट, एक पॉलिटिकली इन्फ्यूज्ड बजट ये है, क्या आपको भी यही लगता है? आज देश की वित्त मंत्री ने जो बजट इस भारत देश का रखा है, वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमारी एनडीए गवर्नमेंट का है, उस ओर बढ़ने वाला यह पहला कदम है। एक ब्लूप्रिंट है जो देश के सामने दिखाई दे रहा है जी। और ये पूरा का पूरा एक इंक्लूसिव बजट है जो गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा सबके उन्नति और विकास के लिए काम करने वाला है जी।
या गांव और शहर की दूरी को पाटने वाला बजट है। यह विकसित राज्यों और अभी जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनके विकास को बराबरी पर लाने वाला बजट है और देश के हर सेंसिटिव विषय को छूने वाला बजट है। जी। देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार होने जा रहा है कि 6 करोड़ आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग जो खेती किसानी करते हैं परंतु भूमि उनके नाम से नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो कि पट्टे के ज़मीन पर, बटाई की ज़मीन पर, लीज की ज़मीन पर खेती कर रहे थे, ऐसे 6 करोड़ या झूमर खेती कर रहे थे या टुंडला खेती कर रहे थे, ऐसे जो किसान हैं, ऐसे 6 करोड़ लोगों के किसानों के नाम से रजिस्ट्री होने वाली है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल इस बजट के माध्यम से हो रही है कि उनको भूमिधरी का हक दिया जा रहा है। 6 करोड़ ऐसे आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के किसानों को भूमिधरी का अधिकार इस बजट के माध्यम से पहली बार देश की आज़ादी के बाद मिलने जा रहा है। ठीक है। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस किस तरीके से लेती है इस बजट को, क्योंकि पी चिदम्बरम ने ये अभी कहा है कि ये कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का था उससे ये प्रेरित बजट है। नहीं, अब एक चीज़ देखिए, पी चिदम्बरम साहब भी अपनी तरफ से अपनी बात उन्होंने रखी होगी निश्चित रूप से, और सरकार भी जो है जो वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है वो, आप एक चीज़ देखिएगा, अभी टैक्स स्लैब भी मैं जो देख रहा हूँ अभी राहत मिडिल क्लास को कहाँ है, गरीबों को राहत कहाँ है इस बजट में। आप देखिए अभी जो फिलहाल जो अभी इनिशियली जो देखा जा रहा है, बाकी कल तक सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से कैलकुलेशन में आ जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी, लेकिन अगर कैलकुलेटिव वे में अगर आप चलते हैं तो अभी मुझे कुछ ऐसा विशेष कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ इस तरह की कुछ राहत हमें दिख रही हो कि निश्चित रूप से जिसको भविष्य जिसमें सुखद माने हम, हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है और जिस हिसाब से भाजपा हमेशा बोलती है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान को, तो ये सारी चीजें। दूसरी बात मैं अभी एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि दिव्यदर्शनी जी, जो 500 इन लोगों ने अभी 500 कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो 1 करोड़ लोगों को एंट्रेंसशिप के लिए इन्होंने अभी फाइनल किया है। आप एक चीज सोचिएगा, 2014 में ये शासित हुए केंद्र में, 10 साल इनकी सरकार हो गई है लगभग जी। अब आप सोचिए कि जो प्रॉमिसेस थे उस समय, जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो प्रॉमिस था जी। हिंदुस्तान की जनता से कि हम लोग जो है 2 करोड़ लोगों को ईयरली हम जॉब्स देंगे, निश्चित मैं ये मानता हूं कि वो गवर्नमेंट जॉब्स जो है बड़ा रेयर चांसेस होते हैं और बड़ा रेयर जो इस समय हिंदुस्तान की जो स्थिति है, वो आप मल्टीनेशनल कंपनियां हों चाहे अदर कुछ इस तरह के सोर्सेज हों, लेकिन आपको वो सारी चीजें देनी चाहिए थी ना। कुछ लाख तक आप गए, आप सोचिए 10 साल में आप करोड़ों की बात करते थे, आज इन्होंने एक बात जो रखी है अभी कि 1 करोड़ लोगों को एंट्रेंसशिप हुए। अब आप सोचिए कि उसका कहां तक वो इंप्लीमेंट होता है धरातल पे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कार्यान्वयन होना, धरातल तक उस चीज का पहुंचना, उस बात का पहुंचना जो ये बोल रहे हैं वो मायने रखती है दिव्यदर्शनी जी। बिल्कुल, ये सारी चीजें। और दूसरी बात यह है कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र आप मान रहे हैं कि फ्लड है, उत्तराखंड जो है बड़ा सेंसिटिव और आप जो जोन है हमारा निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। आपने भाई उसमें आपने प्रावधान क्या किया है, आपने बोल तो दिया है पार्लियामेंट में, ठीक है, सीतारमण जी ने, सुनिएगा। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। गेम में हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे।
पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट जो पेश किया गया है कितना हितकारी है, आम जनता के लिए है, कौन कौन से प्रप्रावधान इसमें किए गए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गिरिराज जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं धर्मेंद्र यादव पे जाऊंगा। जी मैं एक बात जो रख रहा था अभी कि अभी जो सीतारमण जी के द्वारा हमारी सम्मानित जो वित्त मंत्री हैं वो जब बजट पेश कर रही थी तो एक उत्तराखंड का जिक्र आया है, लेकिन उत्तराखंड के लिए मेरा कहना यह दिव्यदर्शनी जी कि आपका जो प्राविधान आपने बोल तो दिया है वाकई सेंसिटिव जोन है। फ्लड जो है लगातार बरसात में तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की होती हैं, बड़ी से बड़ी जो है विकराल स्थितियां आ जाती हैं, बड़ी विस्फोटक स्थितियां बनती हैं उत्तराखंड में। आपने प्राविधान आपने किया क्या है? आपने जो मदद का अगर कोई ऐलान किया आपने तो उसमें आपको बताना चाहिए कि आप इतना आप पैसा आप जो है इसको आवंटित करेंगे उत्तराखंड को दिया क्या है इस बीच में। आप देखिए इस बजट में मिल क्या रहा है उत्तराखंड को। ठीक है। और बाकी सबसे बड़ी चीज क्या है मैं आपको आज बताऊं कि जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मैंने बताया आपको कि अगर आप 1 करोड़ लोगों का आपने अगर मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर इंटर्नशिप वाली जो बात रखी है तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर नियत आपकी साफ है तो फिर कुछ चीजें हो सकती है कि वो एप्रिसिएशन के लायक हों, लेकिन वो धरातल पे उतरनी बहुत जरूरी है। जी धर्मेंद्र सिंह जी, आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? क्या ये समावेशी बजट है, विकसित भारत की तरफ इंगित करता है? देखिए बजट एक तरह से देखा जाए तो सरकार बचाने के लिए लाया गया बजट है। इस पर सीधे सीधे इनके पोल्यूशन का असर दिख रहा है। किस तरह से बिहार में जो इनके सहयोगी दल हैं और आंध्र प्रदेश जो इनके 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं उनके प्रेशर में जिस तरह से बजट को प्रस्तुत किया गया है ये कहीं से भी उचित नहीं है। एकांकी विकास के बजाय समग्र विकास की योजना के तहत बजट एलोकेशन करना चाहिए था जो पूरे देश में के हित में होता। लेकिन जिस तरह से बजट पर आंध्र प्रदेश और बिहार की छाप है उसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण और तमाम राज्य अपने को वंचित महसूस कर रहे हैं कि कहीं कहीं मुख्य धारा से हमारी जरूरतें छूट गई। अब मैं आता हूँ बजट के कुछ, चूंकि अभी तो बजट आया है, विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 सेक्टर महत्वपूर्ण हैं जिनके तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए था। एक एग्रीकल्चर कृषि सेक्टर में जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन इन्होंने किया है, जिसमें संभावना और थी और इसको बजट लोकेशन बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि कृषि सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जिसमें लगातार जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घट रही है, जो चिंताजनक है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसी जमाने में 54% जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी थी, आज 18% बची है। और अगर ये स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में 2047 का जो विजन दे रहे हैं कृषि सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी 8% रहेगी। और विरोधाभास ये है कि कृषि सेक्टर में जो हमारा टोटल श्रम शक्ति का 43-44% कृषि सेक्टर में इस्तेमाल होता है, कि जो चिंताजनक है कि अगर इस तरह से जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी घटेगी तो बेरोजगारी या एक कहिए जो मजदूर या गरीब तबका है वो और गरीब हो जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर 2 महत्वपूर्ण सेक्टर्स थे जहां पर और काम की आवश्यकता है। जिस तरह से देख रहे हैं अस्पतालों में भर्ती कराना कितना कठिन हो गया है, बेड नहीं मिलते हैं और उनको कोई अगर ना उसको ऑक्सीजन मिल पा रही है ना और जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो भी। और एजुकेशन सेक्टर में पिछले 10 सालों से केवल भाषण हुए, नई पॉलिसी लेके आए हैं, लेकिन कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है जिसकी जरूरत थी देश हित में नौजवानों को विकसित। अब आते हैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो इन्होंने वादे किए, जैसे कि हम स्किल में लोगों को ट्रेंड करेंगे, स्पेशलाइज्ड बनाएंगे, जिससे उनको सवाल यह है कि आपके स्पेशलाइज जैसे स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आपने तमाम सेक्टरों में लोगों को ट्रेनिंग की है, स्किल क्रिएट किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको रोजगार मिला? रोजगार के आंकड़े आप क्यों नहीं जारी करते कि जो स्किल्ड लोग हैं उनको कितना रोजगार मिला? ऐतिहासिक रूप से
पढ़े लिखे जो यूथ है 15 to 29 का ऐतिहासिक रूप से जो है इस समय बेरोजगारी उनके बीच में है। जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है वो देश में अब तक के ऐतिहासिक रूप से जो है ये बढ़ गया है। जो स्किल्ड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेबर में देखिए, छोटे किसानों, जो छोटे कृषक थे, किस तरह से उनका जो कृषि सेक्टर मजबूत न होने के कारण वो लेबर में बदल गए हैं। एक तरह से जो कभी किसान हुआ करते थे छोटे मझोले, वो एक तरह से अब मजदूर हो गए हैं। ये भी बड़ी चिंताजनक बात है। ठीक है। जैसे इन्होंने 23-24 में कुछ प्रोविजंस किया था, कृषि और कृषि अनुसंधान को टोटल मिला करके करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दिया था। इसको इन्होंने 1.5 लाख करोड़ करने का काम किया है, जो कम से कम इसको 5 लाख करोड़ से कम नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, इन्होंने देखे 2022-23 के बजट में 2-3 बातें की थी, जिसका इन्होंने कॉपी कर दिया है 24 में। इन्होंने कहा था किसानों के उपज बढ़ाने और भंडारण व समय पर बिक्री है विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना करेंगे। इस पर कोई काम इन्होंने नहीं किया। एक इन्होंने देखिए, इनकी जो मोटी लाइन पहले ये बजट में, कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप को नाबार्ड से धन उपलब्ध कराएंगे, और सीधे लाइन ये 2022 के भी बजट में थी, और यही सेम लाइन उठा करके इन्होंने काफी पेस्ट कर दिया 2024 के भी लाइन में कि कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप को नाबार्ड से वित्तीय सहायता दिलाई जाएगी। तो ये इसका मतलब इन्होंने होमवर्क नहीं किया, जल्दबाजी में इन्होंने किया है। 2022-23 में इन्होंने कहा था 9 लाख किसानों को फायदा देने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर 44,000 करोड़ का एलोकेशन किया था, और इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 9 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उस योजना का कुछ पता ही नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और ना उस पर की कोई इसी तरह नहीं। ठीक है, आएंगे उस पे भी डिस्कशन पे आएंगे सर, उस पे भी आएंगे डिस्कशन पे। लेकिन मैं राजेंद्र बिष्ट जी की ओर जाऊंगी। बिष्ट जी, यहाँ पर जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने बहुत डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर बताया है अपना एनालिसिस जो उन्होंने किया है 2022-23 का और अब जो बजट हुआ है, लेकिन बहुत 2-3 खास बातें यहाँ नजर आई जो कह रहे हैं बिहार पर फोकस, आंध्र प्रदेश पे फोकस, उत्तराखंड का जिक्र हुआ, लेकिन एग्जैक्टली कितना ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड लंबे वक्त से एक स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, ग्रीन बोनस की बात करता आया है, उसको सिर्फ एक जिक्र देना और हाल ही में जो मांगे उठी हैं बिहार आंध्र प्रदेश में उसमें क्रियान्वयन होना। दिव्या जी, आप उसको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखिए। अगर हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने करीबन 9 पॉइंट का जो भी एक चार्टर जो है वित्त मंत्री जी को भेजा था, जिसमें ग्रीन बोनस से लेकर और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें गवर्नमेंट से उन्होंने सहायता मांगी थी। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से कोई भी किसी तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको इसमें कोई पॉइंट उनका कंसिडर किया गया। सिर्फ ये उल्लेख जरूर है कि यहाँ पे क्योंकि आपदाएं आती हैं तो आपदाओं के आने से हम उनको कुछ एलोकेशंस करेंगे, बट वो क्लियरिटी नहीं कितना एलोकेशंस में करेंगे। जैसे एसडीआरएफ के बारे में उन्होंने कहा था कि एसडीआरएफ कि स्पेशल जो गवर्नमेंट ने बोला था कि जो स्टेट एसडीआरएफ है वो अगर बनाग्नि लगती है, मतलब जिसपे बनों में अग्नि लगती है या कुछ और इस तरह से होता है, तो उसमें एसडीआरएफ का जो फंड है, जो स्पेशल एनडीआरएफ का फंड है, वो एसडीआरएफ को दिया जाएगा और उसको जो है वो करेंगे। तो उसमें कोई उसका जिक्र नहीं है। लेकिन क्योंकि बिहार में कोसी नदी आती है, बहुत सारे जो है वहां पे बाढ़ आती है, उसको स्पेशल एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है, तो उसके साथ साथ उन्होंने हिमाचल को भी इसमें जोड़ा है और उत्तराखंड को भी जोड़ा है और सिक्किम को जोड़ा है। बट कितना एलोकेशन दिया है ये कल पता लगेगा कि बजटरी एलोकेशन कितना है। पहली बात ये। तो जहां तक उत्तराखंड को पैसा मिलने वाला सवाल है, वो जो इंटरिम जो बजट था उसमें ऑलरेडी उन्होंने जो राज्य का जो कर लाभांश था, मतलब राज्य जो कर उसका मिलना था वो करीब 2217 करोड़ था, वो तो मिलेगा मुझे लगता है। और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोविजनिंग करी है उसमें स्पेशली उन्होंने जो भी आप समझ लिया है पंतनगर और आपका जो देहरादून है जो हवाई अड्डा है उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने के लिए करीबन 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने उसका बजट रखा था। अब उसमें कितना आता है? रेलवेज के लिए भी करीबन 5,000 करोड़ उन्होंने रखा था कि हम आप देहरादून से उत्तरकाशी और जो है बागेश्वर से हम वहाँ ले आएंगे पंतनगर से हल्द्वानी से। तो ये जो भी उनका मतलब सेटअप था उसमें कितना होना वो कल के बजट एलोकेशन में होगा। मुझे जो लगता है, देखिए आप इसको क्लियर कट समझिए, जो इंटरिम
बजट इन्होंने दिया जी। है वो बजट तो स्टैंड करता है, उसका जो है एक्सटेंशन है ये। उस एक्सटेंशन में कुछ इन्होंने जैसे टैक्सेस में फेरबदल करा है, वो डायरेक्ट टैक्स में, और कुछ जो है आप समझ लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स में करा है। जैसे कुछ टैक्स इन्होंने हटाया, जैसे एंजल टैक्स इन्होंने हटाया। एक बहुत बड़ी बात करी है जो लोग आज बात नहीं कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी में जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन होता था वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब आप ये देखिए कि जो भी प्रॉपर्टी बेचेगा उस पे सीधे सीधे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। पहले क्या होता था, आपने कोई 2000 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो प्रॉपर्टी अगर आप 2025 में बेचते हैं तो उसमें जो है बेस ईयर करके और इंडेक्सेशन होता है, उसके ऊपर जो भी टैक्स वो आपको देना पड़ता है। मतलब महंगाई, मतलब कहते हैं कि हम महंगाई को जोड़कर उसका जो है आकलन करते हैं। अब गवर्नमेंट ने सारा खत्म कर दिया, कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा, सीधे सीधे आपको जो है 20% टैक्स पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और 1 करोड़ की बेची है तो उसके बीच में 99 लाख रुपीस का आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसमें 20% मतलब आप समझ लीजिए कितना होगा, 20 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो है नेगेटिव इंपैक्ट है फॉर प्रॉपर्टीज की जो है ट्रांजैक्शन के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आएंगी, बट ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। उत्तराखंड के हिसाब से कल बजटरी एलोकेशन हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कितना उन्होंने जो एलोकेट किया है, बट फिलहाल इससे ये लगता है कि ये एडिशनल है जो भी उन्होंने बात करी है, बट कल पता लगेगा कि उत्तराखंड के लिए हमें क्या मिला है। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, आप लोगों ने कहा एक समावेशी बजट है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर दिया गया है, दलित पिछड़े समाज को आगे उनके उत्थान के लिए सोचा गया है, महिलाओं युवाओं के लिए सोचा गया है, किसानों के लिए सोचा गया है। लेकिन जो खास प्रोविजंस किए गए हैं, हाल फिलहाल में जो चीजें हुई हैं, जो वाकये हुए हैं, उनसे प्रेरित ये नजर आ रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे? प्रियदर्शनी जी, ये सरकार, मैंने पहले भी कहा कि ये संवेदनशील सरकार है और गांव के किसानों की समस्याओं हो, चाहे वो आदिवासियों की समस्या हो, चाहे युवाओं की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो जी, तो उनके प्रति संवेदनशीलता केवल शब्दों या बातों तक सीमित न करके उसको ठोस धरातल में उतारने के लिए ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है इसने अपना ये बजट प्रस्तुत किया है जी। और कांग्रेस इस पे मुहर लगा चुकी है कि भाई इससे अच्छा बजट तो वो भी पेश नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये बजट हमारा ही छाया बजट है। इस एक इनडायरेक्ट वे में उनके पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इस बजट की तारीफ कर दी है कि ये हमारा बजट क्या है करके। उन्होंने भी इस बजट को अपना मान लिया है कि ये हमारी सोच को उन्होंने सर ये कहा है कि आपने कुछ पॉइंट्स तो ले लिए हैं, कुछ और अच्छे पॉइंट्स भी ले लेते तो बेटर होता है, ये उन्होंने अब कहा। कुछ कमी तो निकालनी पड़ेगी ना, विपक्ष को पूरा तो नहीं कहेंगे ना, पूरा क्रेडिट तो नहीं देंगे, कुछ देंगे। पर इसमें कुछ बातें मैं और ऐड कर देता हूँ कि जो बाजार में कई बार सब्जियों के भाव ऊपर नीचे होते दिखते हैं, तो और जिस प्रकार की आज देश की 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है, उस आबादी के भरण पोषण और खाद्यान्न की जो समस्या है उसकी पूर्ति के लिए नई वैज्ञानिक तरीकों को, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए 32 फसलों के 100 नई प्रजातियां जो है विकसित करके, जिनके की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, जिन पे रोग कम लगेंगे, ऐसी प्रजातियां विकसित करके देश के अन्न भंडारों को भर के इस देश की 150 करोड़ आबादी के भरण पोषण की व्यवस्था लंबे समय तक के लिए जी। ये सरकार अपने इस बजट के माध्यम से अपना संकल्प दोहरा रही है। और यही नहीं, कई बार टमाटर हम देखते हैं बरसात आने पर टमाटर का भाव बढ़ जाता है, तो जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में, परंतु वहाँ से सप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहती है, कई बातें रहती हैं, तो एक सप्लाई चेन पूरे देश में बना करके, एक नेटवर्क बना करके बाजार मूल्य पर नियंत्रण करने का भी संकल्प सरकार ने दोहराया है कि देश की गरीब जनता को पूरे वर्ष भर सब्जियां सही और उचित मूल्य पर मिल सकें, समय से मिल सकें, इसकी व्यवस्था करने का भी संकल्प इस बजट में दोहराया गया है। जी। गिरिराज किशोर जी, आपने कहा कि क्रियान्वयन जरूरी है, अच्छी बात है, आपने घोषित किया है ये बजट, लेकिन उसको क्रियान्वित करेंगे, लेकिन अभी तो घोषणा ही हुई है और अभी इसका एनालिसिस होना बाकी है, पता होना बाकी है कि कितना क्या हुआ है, किस तरीके से काम किया जाएगा। अभी से किसी नतीजे पे पहुंचना। दिव्यदर्शनी जो हिस्ट्री बताती है, मैंने जो आपके सामने एक बात रखी है, 2 करोड़ लोगों को जो ईयरली इन्होंने बोला था एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, बेरोजगारों को, जो हिंदुस्तान में जो बच्चा है
यूथ है, उसके बारे में जब इन्होंने जिक्र किया तो उसकी धरातल पे जो इम्प्लीमेंटेशन थी कहाँ, बताइए आप। कुछ लाखों तक ही लोग पहुंचे, करोड़ों की बात करने वाले। आज अगर जो स्थितियां, आपको एक चीज बताऊं मैं, अभी जो आंध्रा को और बिहार को, ये तो सारी चीजें दिख रही हैं साफ साफ कि आप 2 बैसाखियों पे आज राज करने की स्थिति में है। आज जो बैठे हुए हैं आप 2 बैसाखियों पे बैठे हुए हैं, एक तरफ आंध्रा है, चंद्रबाबू नायडू है, एक तरफ नीतीश कुमार है। आपने दोनों स्टेट्स को फोकस किया, आपने एक को 26,000 करोड़ दे दिए और एक को आपने जो 15,000 करोड़ दे दी। 2 को आप खुश कर दिया आपने 2 लोगों को। लेकिन बाकी जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं, आज मिडिल क्लास की जो डायरेक्ट टैक्स वाली जो मैं अभी देख रहा हूँ, सारी चीजें स्लैब्स देख रहा हूँ, यही तो फ्लक्चुएट करता है। आप देखिए 3 to 7 में 5% कर दिया इन्होंने, 7 to 10 में 10% कर दिया, 10 to 12 में इन्होंने 10 से 12 लाख की जो इनका 15% कर दिया। यही उसकी जो अपने को ग्रोथ देता है, थोड़ा सा मिडिल क्लास जो है, अगर वो अपने को आगे बढ़ा रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो निश्चित रूप से उसको जो उसकी जो फ्लक्चुएशन होता है इसी अमाउंट पे होता है, वहां आपने उसको झोंक दिया है पूरी तरह से। कहाँ आप राहत दे रहे हैं आप बताइए। आज जो स्थितियां हैं, और आज ग्रीन बोनस की अगर दिव्यदर्शनी जी, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर उत्तराखंड ग्रीन बोनस की बात करता है, कोई भीख थोड़ा ना मांग रहे हैं हम लोग, वो मिलना चाहिए, वो हक है। सरकार तो कह रही है कि आप अपने इनकम टैक्स में जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं वो 17,500 रुपए बचा भी तो रहे सेविंग्स। आज अगर स्पेशल जो है स्टेटस की बात अगर उत्तराखंड करता है, तो स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं उत्तराखंड की, वो की जाएगी मांग सरकार से। केंद्र में जो भी सरकार है उससे अगर उत्तराखंड अगर अपना ग्रीन बोनस की बात कर रहा है, स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा है, तो कुछ रीजन है उसके, कुछ कारण है उसके मूल में, वहां तक पहुंचना होगा। और आप जो है आज स्थितियां मतलब बड़ी निराशाजनक है उत्तराखंड को। आप स्थिति आप कम से कम आप उसको पूरी तरह से जो है एक सेटिस्फाई हो जनमानस उत्तराखंड का, आप उसको खोलते वहां पे कि आप दे क्या रहे हैं इसको उत्तराखंड को। आपने एक बात बोल दी, एक सगुपा तो आपने छोड़ दिया कि ठीक है जी, नहीं, फ्लड और आपदाग्रस्त होता है क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड में, जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, लेकिन आप कम से कम उसको फाइनल तो करते किसी फाइनलाइजेशन पे, और एक फाइनल उस पे पहुंच के अपने जो है, और एक अमाउंट पर्टिकुलर आप रखते कि ताकि एक सेटिस्फेक्शन जो है उत्तराखंड की जनता को होता कि वाकई जो है सरकार ने जो है हम लोगों की तरफ देखा है, जो आसान्वित होते हैं उनको मिला क्या है। और जो आज स्थितियां जो मिडिल क्लास की बता रहा हूं मैं आपको, और जो आज एक और मैं आप स्किल इंडिया वाली जो बात कर रहा हूं मैं, दिव्यदर्शनी जी, केंद्र की जो दीनदयाल उपाध्याय वाली जो एक स्कीम है, कौशल दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के नाम से स्किल इंडिया, उसकी स्थितियां देखो आप ये देखिए, उसमें एडमिशंस जो होते हैं बच्चों के होते हैं, बीपीएल जो बच्चा होता है, और उसमें बीपीएल ही लिया जाता है उसमें जो स्टूडेंट होता है। और वो मैंने प्रैक्टिकली मेरे यहाँ वो स्किल इंडिया का भी एक प्रोग्राम चला था, बल्कि मैंने अपना स्पेस उसमें दिया था। लेकिन स्थितियां ऐसी थी कि आप ये सोचिए कितना बड़ा छलावा उसमें दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल जो स्किल इंडिया वाली जो इनकी स्कीम थी, आप ये सोचिए कि बच्चे को आज भी दिव्यदर्शनी जी उसमें प्रूफ है मेरे पास कि आप ये सोचो कि जो कंपनी जिसको हायर किया गया था उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो कंपनी जो है जो लैपटॉप लिए हुए थी, उसमें 18 लैपटॉप ऐसे थे आपको बताऊं मैं कि जो केवल स्टार्ट करके लैब में बच्चों को उसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी वो कंपनियों में जाती थी। पूरा इनका जो स्किल इंडिया का जो अपना एक वो इनका जो पर्टिकुलर जो अपनी अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी चीजें उनको देखती हैं, फोकस करती हैं। लेकिन जो बात मैं रखना चाह रहा था, इस पॉइंट को मैं इसलिए लिया है कि अगर आप पैसा वाकई अगर कहीं पे अगर इस तरह से अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, तो आपकी ये पूरा दायित्व बनता है सरकार का। ये बड़ी छोटी बात तो लग सकती है, लेकिन उनका दायित्व ये बनता है कि वो वाकई जो बच्चा है, गरीब बच्चे जिसको आप लेके आ रहे हैं, वो वाकई जो है वहां पे पूरा सेटिस्फैक्टरी उसको जो पढ़ाई मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही है। उसके बाद बिजली ने एक बात रखी थी आज, निश्चित रूप से मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है उसको, अगर उसको स्किल कर रहे हैं, उसको अगर पढ़ा रहे हैं, टेक्निकली आप उसको साउंड कर रहे हैं, कोई कोर्सेज उसको दे रहे हैं आप टेक्निकली जो है, तो वो कहां तक पहुंच रहा है बच्चा, उसके साथ हो क्या रहा है, उसके बाद वो ट्रेनिंग के बाद जो है उसको जॉब मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, आपने बहुत डिटेल में जो है 2022 से कंपैरिजन किया है अभी का जो इनिशियल आपका एनालिसिस है, लेकिन अगर मेजर स्कीम्स की बात करें, मनरेगा में भी यहाँ पर फंड एलोकेशन इन्होंने बढ़ाया है, उसके बाद सोलर एनर्जी में भी काम किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी में भी किया गया है। कहीं ना कहीं तो इन लोगों ने मिडिल क्लास को रखा है ना, और लोअर मिडिल क्लास को रखा है।
समस्या ये नहीं है कि आपने बजट में क्या एलोकेशन किया है, वो देखना होगा किस तरह से। जैसे मनरेगा का आपने नाम लिया, तो मनरेगा में जो प्रतिदिन का मैंडेट है, जो मिनिमम वेजेस है, वो क्या सरकार ने बढ़ाया है। आज स्थिति ये है कि जहाँ कुछ देशों में जिससे हम कंपेरिजन करते हैं, वहाँ जैसे यूके में $7 पर आवर के हिसाब से मिनिमम वेजेज है, और यहाँ 210 रुपए में आपको दिन भर का एक लेबर का जो है भुगतान होता है, या 200 कुछ रुपए के आसपास है। तो इससे मनरेगा के अमाउंट बढ़ा देने से, इसमें क्योंकि मनरेगा में काम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी होते हैं, कुछ कच्चे भी काम होते हैं, लोकल लेबर इन्वॉल्व होता है। जब तक जो लेबर क्लास है उसका मिनिमम वेज नहीं बढ़ेगा, मनरेगा के बजट एलोकेशन से उसको डायरेक्ट कोई लाभ होने वाला नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से जैसे सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 5.6 रखा है, तो इनको अगर कंपेयर करते हैं हम यूपीए 1 में, तो फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 4% था। अभी सारे आंकड़ों को दिखने की, अगर 4% 2004 से 9 के बीच में फिजिकल डेफिसिट था, तो ये 5.6 का अगर लक्ष्य रख रहे हैं, तो एक तरह से इनका कंट्रोल नहीं है। जो एक्सपेंडिचर है तमाम, जिसको कम कर सकते थे, संभाल सकते थे, घाटा, राजकोषीय घाटा जिसको कह सकते हैं, वो जो होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। इसका असर आने वाले समय में पड़ेगा। मैंने कहा, जैसे 2-3 चीजें पहले भी कहा, अब भी कहा, कि ये देखना पड़ेगा कि आपको अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, मजबूत करना है देश की इकोनॉमी, तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जेब में पैसा जाना चाहिए। हमको लगता है कुल 62 लाख, जो एक आंकड़ा इन्होंने इस बार तो जारी नहीं किया, करीब 62 लाख टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं। वो टोटल एक तरह से जो हमारी आबादी है उसका है 1% भी लोग ऑलमोस्ट टैक्स पेयर नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। अगर उनके जो टैक्स पेयर के लिए आप कुछ रिलीफ देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो बड़ा वर्ग है, जो लेबर क्लास है, जो कृषक, कृषि मजदूर है, जो फैक्ट्रियों में मजदूर है, उनके लिए आपने कोई योजना लाई है कि नहीं लाई, उनका कैसे जीवन स्तर, उनके जेब में पैसा कैसे जाएगा। आप स्किल की बात करते हैं, आप ऋण देने की बात करते हैं, लेकिन उस नौजवान के लिए जो पढ़ा लिखा है या जो स्किल्ड है, उसको रोजगार की गारंटी की बात नहीं कर सकते। किसान से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की बात नहीं करते हैं, जो उनकी लगातार मांग रही। किसान फिर सड़क पे जाने के लिए अभी देखिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इनसे वार्ता हुई थी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको बजट के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन यही नीयत पर सवाल उठता है कि इसका मतलब आपके एजेंडे में किसान और नौजवान नहीं है। जब तक नौजवान और किसान नहीं खुशहाल होगा, तब तक आपके इकोनॉमी का आयतन बढ़ जाने से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत नहीं हो पाएगी। ठीक है, राजेंद्र बिस्ज जी, राजेंद्र बिस्ज जी, यहाँ पर जब हम आम आदमी की बात करते हैं, जिन 4 सेक्टर्स को रखा गया, महिला, युवा, गरीब, किसान, ये आम जनता जो है, जब बजट आता है तो सिंपल भाषा में बोले क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो ये सारी सेगमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं कि आम आदमी के लहजे में? देखिए दिव्या जी, इसको आप ये देखिए कि सरकार जो है 145 करोड़ की जो जनता है, जितने लोग यहाँ रहते हैं, उसमें कितना परसेंटेज लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो पुअर हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको कैसे जो है गवर्नमेंट मदद कर सकती है। गवर्नमेंट ऐसा मदद नहीं कर सकती कि उनको डायरेक्ट जो है पैसा दे दे, सबको दे दे कि 10-10, 15-15 लाख दे दे और वो अपने आप को जो है उस रेखा से ऊपर आए। ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि इनडायरेक्टली उनको कैसे जो है बेनिफिट दिया जाए कि वो उनकी जो है इनकम जो है इनकम बढ़े। तो उसके लिए बहुत सारी देखिए, और जहाँ तक आप इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो महंगाई जहाँ पे भी ग्रोथ कंट्रीज हैं, जहाँ पे ग्रोथ, जिन कंट्रीज में ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा है, तो वहाँ पे महंगाई ज़्यादा भी होती है। आप जापान की बात करें तो वहाँ पे जो है ग्रोथ कम है, तो वहाँ पे महंगाई कम भी है। लेकिन आप अगर जैसे देखेंगे कि यूएस में देखेंगे, यूएस में पहले जो है महंगाई कम थी,
वहाँ पे जीडीपी भी कम थी। लेकिन अभी क्या है कि दोनों महंगाई बढ़ गई और जीडीपी भी जो है वहीं की वहीं है। तो लेकिन भारतवर्ष की जो अगर आप ये देखें कि ग्रोथ कंट्रीज है तो यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को नकार नहीं सकते। तो अगर आप ये देखें कि जहाँ तक हम कैसे गरीब तबके को मदद कर सकते हैं, पहली चीज ये कर सकते हैं कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दें। पहली बात, उनको किसी तरह के जो मतलब उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करें, जिससे वो स्किल डेवलपमेंट करें और उनको नौकरी मिले। एक ही घर में अगर जितने लोग हैं वहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाएं कुछ अपना काम करें, या जो है जो पुरुष हैं, पुरुष भी जो है घर में अगर 2-3 लोग हैं तो वो काम करें, तो जिस तरह से जो है उनकी इनकम जनरेशन हो। तो इनकम जनरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं? आपके पास दो ही चीजें, आप या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर सकते हैं कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कीजिए जहां पे उन लोगों को स्किल लेवल मिले, वो काम करें और वहां से उनको इकोनॉमी, उनको जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। या उसके अलावा आप ये समझ लीजिए जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर में भी काम हो सकता है। वहां पे जो अनस्किल्ड लेबर बहुत सारी काम करती है तो उनको डायरेक्ट जो है उससे बेनिफिट मिलता है और उनकी जो है इनकम बढ़ती है। फिर जो है क्या कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर काम करते हैं तो देखिए एग्रीकल्चर में क्या है कि हमारी आबादी ज्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ानी है। हम ये नहीं कर सकते कि क्वालिटी बिल्कुल लो हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। तो हमें क्या करना है कि उसके साथ साथ जो है हमें प्रोडक्टिविटी साथ क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना है। और फिर जो है जो आप प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर, वो जो कंजप्शन जहां जाता है उसके बीच में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको भी कम करना है। अगर आप फॉरेन में देखिए तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो 6 से 7% से ऊपर नहीं होती। तो आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो है वो कम सस्ती मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो जहां से प्रोड्यूस होता है और जहां एंड में जाता है, वो करीब 15% है। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो लेकिन जहां तक ये बात है, सबसे बड़ी जो चीजें हैं कि गवर्नमेंट करना चाहती हैं, एलोकेट करती हैं, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स भी बनाए, लोग काम उसमें जो है डिपार्टमेंट करके आ करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, ये सभी सरकारों की प्रॉब्लम्स है। ये सिर्फ एक एनडीए गवर्नमेंट या यूपीए गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं, सभी की है। बजटरी एलोकेशन होता है, बट अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है क्या उसको पूरा मिल रहा है, वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपसे अभी कह रहे थे किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए किसान की। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा, देखिए खेत में जो काम करते हैं, जो स्किल या अनस्किल्ड लेबर जिसको भी कह सकते हैं, मैन पावर यूज होता है। जैसे एक छोटा किसान है तो उस तरह के 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग जो भी हैं, वो सब के सब कृषि में जुड़े रहते हैं। एक तरह से वो खुद श्रम शक्ति का प्रयोग करके उपज लाते हैं। इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या रही है कि जैसे ये कहते तो किसानों की उपज बढ़ाना नंबर 1, उपज बढ़ाने में दुनिया के देशों से अगर कंपटीशन करें तो हम बहुत पीछे हैं, उसमें क्वालिटी भी आ जाती है। दूसरी बात स्टोरेज माने भंडारण और समय पर ऑन टाइम सेल, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बजट में कहती तो है लेकिन जमीन पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं दिखता। अगर किसान के उपज बढ़ाने का काम दुनिया के जो कम्पिटिटिव देश है उनके हिसाब से हो जाए, साथ साथ उचित भंडारण और उचित समय पर उचित मूल्य पर उसकी बिक्री, ये जब 3 चीजों का अगर तारतम्य सरकार बना दे, हेल्प कर दे, तो सीधी सी बात है कि कृषि सेक्टर बूम कर जाएगा। कृषि सेक्टर बढ़ेगा तो जो श्रम शक्ति है उसकी इनकम बढ़ेगी, परचेज पावर बढ़ेगी और अपने आप इकोनॉमी में कृषि सेक्टर का स्टेक बढ़ जाएगा। स्टेक बढ़ जाएगा तो सीधे सीधे पर कैपिटा इनकम में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और वो भी बढ़ जाएगी। अब क्या है, जैसे पर कैपिटा इनकम में दुनिया में हम करीब 136वें स्थान पर है और पर कैपिटा इनकम में भी अगर हम रेशियो में देखते हैं बहुत बड़ा स्टेक होल्डर वो 1% लोगों का है जो कारपोरेट से जुड़े हैं, बड़े व्यापारी हैं, चाहे सर्विस सेक्टर से है चाहे इंडस्ट्री सेक्टर से। किसान का, गरीब का, मजदूर का जब तक पर कैपिटा इनकम उनका प्रति व्यक्ति उस सेगमेंट में नहीं बढ़ेगी तब तक पर कैपिटा इनकम का जो इकोनॉमी का जो आयतन है उसमें उनकी जब तक भागीदारी नहीं बढ़ेगी, उनके जेब में पैसा नहीं जाएगा, परचेज पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। ठीक है, मेरा कहना है। ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की बजट 2024-25 जो आज पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, इसका फर्दर एनालिसिस होना अभी बाकी है और खास तौर पर अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए, जो जिक्र किया गया है यहाँ पर मुआवजा देने की या फिर आर्थिक सहायता देने की, वो कितना हुआ है ये एनालिसिस के बाद पता चलेगा।